आज हम बातचीत करेंगे ऋणात्मक संख्याओं के बारे में और थोड़ी सी बात हम इन संख्याओं के जोड़ने और घटाने के बारे में भी करेंगे। और मुझे पता है कि आपको ये संख्याएं थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, इनका नाम थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि संख्याओं की ज़रूरत तो हमें गिनने के लिए पड़ती है और गिनने के लिए तो पहले से हमारे पास धनात्मक संख्याएं हैं, तो आखिर क्या ज़रूरत है ऋणात्मक संख्याओं की। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आप पहले भी इन संख्याओं का इस्तेमाल कर चुके हैं और मैं आपको कुछ उदाहरण भी दूंगी इस बात के। लेकिन उदाहरण से पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इन संख्याओं का मतलब क्या होता है। तो ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान शून्य से कम होता है। तो जिन भी संख्याओं का मान शून्य से कम होगा हम उन संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे। और आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी संख्या का मान शून्य से कम हो। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हम कुछ उदाहरण लेंगे इसे समझने के लिए। मान लेते हैं कि आप एक बहुत ही बर्फीली ठंडी जगह पर हैं और आपको वहाँ का तापमान नापना है। और तापमान वहाँ का डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट किसी में भी हो सकता है। अभी के लिए मान लेते हैं कि वहाँ पे तापमान जो आप नाप रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में है। आपके पास इसके लिए इस तापमान को नापने के लिए एक स्केल है। ये मेरा स्केल हो गया यहाँ पर, और इस स्केल पर यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 3 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री, और ऐसे ऐसे करके आपके पास कई सारे और भी अंक हैं इस स्केल पर। तो मान लीजिए आज का तापमान उस जगह पर 3 डिग्री सेल्सियस के बराबर है और कोई आपसे कहता है आके कि कल का तापमान उस जगह का 4 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा गिरने वाला है। तो आप उस गिरते हुए तापमान को कैसे दिखाएंगे? अगर वहाँ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से गिर रहा होता तो हम 2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते, यानी कि हम कह सकते थे कि वहाँ कल का तापमान 2 डिग्री होगा अगर आज का तापमान है 3 डिग्री। और अगर वहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से गिर रहा होता तो हम कह सकते थे कि हम 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते, यानी कि कल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होगा अगर 2 डिग्री गिरावट आती वहाँ के तापमान में। और इसी तरीके से अगर वहाँ का तापमान 3 डिग्री से कम हो रहा होता तो हम कह सकते थे कि कल का तापमान वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर 0 भी काफ़ी नहीं है, यहाँ पर हमें 4 डिग्री का गिरता हुआ तापमान दिखाना है और अभी तक तो हम सिर्फ 3 डिग्री का ही तापमान दिखा पाए हैं गिरता हुआ। तो तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दिखाने के लिए हम इस संख्या रेखा पर और बाईं ओर चलना शुरू करेंगे, यानी कि हम एक स्थान और बाईं ओर चलेंगे। और बाईं ओर अगर हम चले यहाँ पर इस संख्या रेखा पर तो हम 0 के पीछे पहुंच जा रहे हैं। और इस चीज़ को हम ऋण 1 से दिखा सकते हैं। यहाँ ऋण दिखाता है हमें कि हम 0 के पीछे हैं और यहाँ पर हम एक स्थान पीछे आए हैं, इसलिए हम इसे ऋण 1 बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है तो कल का तापमान वहाँ ऋण 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 0 के दाईं ओर बढ़ते हैं इस रेखा पर तो इन धनात्मक संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। और अगर हम 0 के बाईं ओर देखें तो यहाँ हमें ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऐसे करके संख्याएं मिलती जाती हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कल वहाँ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और गिरने वाला है तो आप क्या कहेंगे? तो आप फिर यहाँ पर इस संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ेंगे और मुझसे कहेंगे कि वहाँ कल का तापमान ऋण 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इस संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ रहे हैं तो हमारी इन संख्याओं का मान भी घटता जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऋण 2 छोटा है ऋण 1 से और इसी तरीके से ऋण 3 छोटा होगा ऋण 2 से। तो अगर मैं ऋण 100 ले लूँ और अगर मैं ऋण 1 ले लेती हूँ तो हम कह सकते हैं कि ऋण 1 एक बहुत ही छोटी संख्या है ऋण 1 की तुलना में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋण 100 यहाँ पर इस संख्या रेखा पर और बाईं ओर आएगा और ऋण 1 ऋण 100 की तुलना में दाईं ओर आता है। तो अगर कोई भी संख्या इस रेखा पर दाईं ओर आती है किसी भी संख्या की तुलना में तो वो बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ते हैं तो हमारी संख्याओं का मान बढ़ता जाता है और अगर हम संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ते हैं तो हमारी संख्या रेखा पर संख्याओं का मान घटता जाता है। तो चलिए हम एक और उदाहरण लेंगे ऋणात्मक संख्याओं को समझने के लिए। मान लेते हैं कि आज मेरे बैंक के खाते में मेरे पास कुल 1000 रुपये हैं और मैं अपने इन 1000 रुपयों को लेकर बहुत खुश थी, इसलिए मैंने
3,000 रुपए खर्च कर दिए। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कुछ अधिक पैसा खर्च करने देते हैं आपको, आपके पास जितने भी पैसे हैं उनसे, ठीक है। तो अगर मैंने खर्च कर दिए यहाँ पर 3,000 रुपए, तो अब मेरे पास कितने रुपए होंगे। आप सोच रहे होंगे कैसा बेकार सा सवाल है, 1,000 रुपए थे और 3,000 खर्च कर दिए, क्या बचेगा मेरे पास। कुछ नहीं। हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, और कुछ नहीं के अलावा भी मैं और गड्ढे में हूँ। मतलब कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, और उसके अलावा मेरे ऊपर कर्ज है 2,000 रुपए का। आखिर ये पैसे जो मैंने खर्च किए हैं 3,000, ये मुझे कहीं ना कहीं से तो बैंक को वापस देने ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं कल की बात करूं, तो अगर हम कल की बात करते हैं तो मुझे 2,000 रुपए बैंक को वापस करने होंगे, और उस उधार को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस ऋण वाले चिन्ह का प्रयोग करूंगी। मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कल मेरे खाते में ऋण 2,000 रुपए होंगे, और इस चीज को हम संख्या रेखा पे फिर से दिखा सकते हैं। चलिए हम फिर से अपनी संख्या रेखा ले लेते हैं। ये हो गई मेरी संख्या रेखा, और यहाँ पर है 0, और अभी मेरे पास है 1,000 रुपए, ठीक है। तो अभी अगर मेरे पास 1,000 रुपए हैं, और अगर मैंने 1,000 रुपए ही खर्च करे होते, तो मैं कहाँ पहुंच जाती। मेरे पास 1,000 थे और मैंने 1,000 खर्च कर दिए, मतलब कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर बाईं ओर बढ़ूंगी संख्या रेखा पर, और अगर मैंने 1,000 खर्च किए होते तो मैं 0 पे पहुंच जाती, लेकिन नहीं, मैंने तो और ज्यादा खर्च किए हैं। तो अब अगर मुझे दिखाना होता कि मैंने 1,000 रुपए और खर्च किए हैं, तो मैं 0 से फिर से 1,000 स्थान बाईं ओर बढ़ूंगी, और अगर मैं 1,000 स्थान बाईं ओर आती हूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी। मैं पहुंच जाऊंगी ऋण 1,000 पे। मतलब कि अगर मैंने 2,000 रुपए खर्च किए होते तो मेरे ऊपर 1,000 रुपए का उधार होता, लेकिन अभी हमें 1,000 स्थान और जाना है, क्योंकि मैं अभी इससे भी ज्यादा कर्जे में हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पर 1,000 स्थान अगर और आगे चलती हूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी। यहाँ से मैं पहुंच गई ऋण 2,000 पे। तो यहाँ पर ये जो मेरी दूरी है, ये मुझे बताती है कि मैंने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ से मैंने कुल 3,000 रुपए खर्च किए हैं। अगर मुझे वेतन मिला होता तो मैं इस संख्या रेखा पर बाईं ओर ना बढ़ के दाईं ओर बढ़ना शुरू करती, क्योंकि मेरे पास अब पैसे ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं इन पैसों को जोड़ती जाऊंगी। तो हम ये कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि अगर हमें तापमान का गिरना या फिर खर्च करना या फिर संख्याओं का घटना दिखाना होता है, तो हम संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ते हैं, और अगर हमें जोड़ना दिखाना होता है तो हम संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ते हैं। और अब ये सब समझ लेने के बाद चलिए हम कुछ गणित के सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 में से 4 घटाना है तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ही समान है हमारी इस तापमान वाली चीज़ से। यहाँ पर हम 3 पे थे, और अगर हमें 4 घटाना है तो हम 4 स्थान पीछे जाते हैं, और 4 स्थान पीछे जाके हम 1 2 3 4 ऋण 1 पे पहुँच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 ऋण 4 ये बराबर होता है ऋणात्मक 1 के। एक दूसरा सवाल चलिए बनाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 में से 8 को घटाइए। यहाँ से हम इसे कैसे करेंगे। चलिए हम फिर से संख्या रेखा की मदद लेंगे, और आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम बिना संख्या रेखा के इसे कैसे करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम संख्या रेखा की मदद लेते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 2, और मुझे इसमें से 8 घटाना है। तो यहाँ पर आ गया मेरा 0, यहाँ पर है 1, और यहाँ पर है 2। तो अगर मुझे 2 में से 2 घटाना होता तो मैं कहाँ पहुँचती। यहाँ संख्या रेखा के हम बाईं ओर चलते और हम पहुँच जाते 0 पे, लेकिन मुझे 8 घटाना है, 2 नहीं। तो हम 2 पहले से घटा चुके हैं, और अब यहाँ पर हम 6 अगर और घटा देंगे तो हम 8 घटा चुके होंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी संख्या रेखा थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम बाईं ओर अपनी संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं। ये है ऋण 1, ये ऋण 2, ये ऋण 3, ये ऋण 4, ये ऋण 5, और ये ऋण 6। तो हम कह सकते हैं कि 2 ऋण 8 ये बराबर होगा ऋण 6 के। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ और हम कुछ और सवाल हल करेंगे इस पे। और इसके आगे मैं चाहूंगी कि मैं जितने भी सवाल दूं आपको, आप खुद से इसे हल करने की कोशिश करें और फिर देखें कि हमारा उत्तर क्या आता है, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास है ऋण 4 और मैं आपसे कहूं कि ऋण 4 में से ऋण 2 को घटाओ, तो आप कैसे करेंगे। चलिए हम फिर से संख्या रेखा बना लेते हैं इसे समझने के लिए। तो ये हो गई मेरी संख्या रेखा, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो यहाँ कहीं आएगा ऋण 1, यहाँ होगा ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। तो आप खड़े हैं ऋण 4 पर, और आपको यहाँ से 2 स्थान और बाईं ओर जाना है। तो यहाँ पे आएगा ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। मैं इन संख्याओं को लिख ले रही हूँ। तो हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें 2 स्थान बाईं ओर जाना है। चलिए चलते हैं, 1 2। तो अगर हम 2 स्थान बाईं ओर जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं ऋण 6 पे। तो हम कह सकते हैं कि ऋण 4 ऋण 2 ये बराबर होता है ऋण 6 के।
तो चलिए एक और सवाल करेंगे हम अभी। तो अब क्या होगा अगर मुझे ऋण 3 में 2 जोड़ना हुआ? अभी तक तो हमने घटाने की बात करी, अब क्या होगा अगर हम जोड़ना शुरू करें? तो अगर हम यहाँ पर ऋण 3 पे खड़े हैं और इसमें हमें 2 जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब होता है संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ना। तो हमें 2 स्थान और दाईं ओर जाना है। चलिए जाते हैं 1, 2। तो अगर हम ऋण 3 में ऋण 2 जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं ऋण 1 पे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऋण 1 में से ऋण 2 घटाओ तो हमें क्या मिलेगा? तो इसका मतलब है कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं ऋण 1 पर, और यहाँ ऋण 1 से हमें 2 स्थान बाईं ओर जाना है क्योंकि हमें 2 को घटाना है। तो अगर हम 2 स्थान बाईं ओर जाते हैं तो चलिए देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे। 1, 2, यहाँ से हम पहुंच गए ऋण 3 पे। और अब अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम पहले ऋण 3 पे थे और हमने 2 जोड़ा तो हम पहुंच गए ऋण 1 पे, और अगर हमने ऋण 1 में से 2 घटा दिया तो हम पहुंच गए ऋण 3 पे। और ये सारी चीजें हमें एहसास दिला रही हैं कि जो अभी तक हमने सीखा है जोड़ने घटाने के बारे में, यहाँ ऋणात्मक संख्याओं के बारे में जानने से पहले, वो सभी चीजें भी यहाँ पर सही आ रही हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं इसका कुछ कुछ मतलब हमें समझ आ रहा है। और हम आगे की वीडियोज में इन चीजों पे और बात करेंगे और हम कुछ और उदाहरण देखेंगे ऋणात्मक संख्याओं के।